लगता है। जल्दबाजी होगी। एक और बात है, चूंकि मैं फिर जैसा आपका प्रोफाइल है, एक सवाल जो है वो बहुत मौजूद है महिला अपराधों को लेकर। हम बहुत सारी बातें करते हैं, महिला अपराधों को लेकर ये सवाल रहेगा, वो क्या सिर्फ सरकार के जिम्मे छोड़ दिया जाए या सबकी वो नैतिक जिम्मेदारी? क्योंकि ये तय है कि राजनीतिक पार्टियां बहुत सेलेक्टिव होकर मामले उठाएंगी। अगर पश्चिम बंगाल में रेप होगा तो उस पर सेलेक्टिव अप्रोच होगी कुछ पार्टियों की, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर कुछ होगा, उत्तर प्रदेश में कुछ होगा, तो अप्रोचेस बदल जाती हैं। बतौर महिला नेता, बतौर महिला साहित्यकार, मेरा सवाल आपसे ये कि महिला अपराध क्या सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी? देखिए, पहली जिम्मेदारी तो सरकार की है, क्योंकि सारे संसाधन उनके हाथ में है और वो जितनी भी शिद्दत से और ताकत से इन अपराधों को रोकने की कोशिश करें, ये उनके लिए बेहतर होगा। नहीं, ये आपकी बात तय है। सरकार का जब ये मैं पिछली उस बार पर थी भी अखिलेश मैं सरकार, उस पर भी आ उसका रही ट्रैक हूँ। रिकॉर्ड बहुत खराब था। मैं देखिए, मैं उस पर आ रही हूँ। सरकारें कोई भी हो, हमारी रही हो, इनकी हो, उनकी हो, लेकिन कम से कम हमारी सरकारों में झूठ नहीं बोला गया। सरेआम खुलेआम झूठ बोलना, मणिपुर में महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया, 84 दिन तक प्रधानमंत्री जी की चुप्पी, हाथरस में बेटियों को रातों रात जला दिया गया, उस दलित बच्ची को, उस पर चुप्पी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अंधाधुन हो रही हैं। हम ये मानते हैं कि जब हम सरकार चलाएंगे, इतनी बड़ी जनसंख्या आबादी है, कहीं ना कहीं चूक होगी, कमी होगी, और अगली बार उसको ठीक करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन हम एक बार 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 मंच से चिल्लाते रहें, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का नारा देते रहें, और दूसरी तरफ मणिपुर जैसे कांड हो जाएं, दूसरी तरफ आजमगढ़ जैसे कांड हो जाएं, हाथरस जैसे हो जाएं, तो ये सारी चीज़ें ख़राब लगती हैं। हाँ, हम कहीं पर अगर चूक हो रही हो, गलती हमसे हुई है और हम सरकार में हैं, तो हम उसका एतराफ़ करें और पूरी कोशिश करें कि हम उन संसाधनों का, जो मेरे पास ताकत है, जो मेरे पास इस वक्त प्लस पॉइंट्स हैं, हम उनको जोड़ के और इन अपराधों को रोकने की कोशिश करें। मैं एक महिला होने के नाते मैं जानती हूँ कि जिम्मेदारी विपक्ष की भी है, ये जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है कि वो महिलाओं के सम्मान, महिलाओं की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर सबको ध्यान देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी हालात पर कोई शेर बनता है, या सियासत जिस तरह की हो चली है उसे लेकर अगर आप कोई एक शेर में कोट करना चाहें हाल फिलहाल की सियासत? देखिए, मैं तो जब मैं क्योंकि मैंने आपके सामने बात शुरू की, ये सब कुछ मुझे मेरे पिताजी से आया है कि दरबार में शाहों के सर खम नहीं करते, दुनिया यही करती है मगर हम नहीं करते। लेकिन मैं पापा की ज़बान से, क्योंकि आज जो हालात हैं आप देख रहे हैं, अगर संभल की बात करें या इस तरीके की, मैं उस पर पापा की ही 4 लाइनें पढ़ना चाहूँगी कि हमारी बेबसी देखो, उन्हें हमदर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता, तो फिर सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। तो ये आज की सियासत आपके शब्दों के हिसाब से। एक और बात, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन रह गया था मेरा। वन नेशन वन इलेक्शन, मैं फिर साहित्य की तरफ लौटूंगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक तरफ ये आरोप लग रहे हैं कि साहब ये सरकार तो चुनाव ही लड़ते रहती है, या ये हमेशा कैंपेन में बिजी रहते हैं। अब जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही तो ऐतराज़ क्या है? खर्च बचेगा, चीज़ें स्मूथ होंगी, ये तर्क दिया जा रहा है। देखिए, इस भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से जब से सत्ता में आई है, उसने कोई भी काम ऐसा नहीं किया है जिसमें उसका खुद का फ़ायदा ना हो या वो दूसरों के ग्राफ को गिरा सके। आज वन नेशन वन इलेक्शन की, अगर जैसे मैं उसको थोड़ा सा और पीछे ले जाऊं, जैसे जब ये CA/NRC की बात कर रहे थे तो लोग विरोध में खड़े हो गए, जब ये किसानों के लिए बिल ला रहे थे तो किसान इनके विरोध में खड़े हो गए। आज ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज खासकर उसका विरोध कर रही हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, और उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप कन्विंस करिए, अपने साथ लीजिए, उनको बताइए कि ये होगा। और आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, और जब यही पॉलिटिकल पार्टीज़ आपसे कह रही हैं कि आप EVM से चुनाव ना करा करके बैलेट पेपर से कराइए, तो आप उनकी बात नहीं मान रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी नीयत में खोट है, और वो खोट को उजागर करना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। हम विपक्ष में रहते जब तक हैं, तब तक हम इनके खोट को सामने लाते रहेंगे और जनता के सामने करते रहेंगे। अब वापस जो सबसे ज़्यादा आपके करीब हो, जैसे मेरे करीब है कि एक तो जो मैंने सुबह जिक्र किया था, शुरुआत में ही जिक्र किया था, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। एक और है कि किसी के हिस्से दुका आई, किसी के हिस्से मका आया। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मैं थोड़ा इधर उधर हो सकता हूँ। आपके सबसे करीब क्या रहा, और आपका कुछ फेवरेट हो अगर तो वो भी बताइए जो आपने लिखा हो। मुझे पापा का मैं बता देती हूँ पहले, क्योंकि पापा ने जो मुहाजिरनामा लिखा, वो जाहिर सी बात है मेरे ज़माने की बात नहीं है, लेकिन मैं उसको, उस दर्द को महसूस कर सकती हूँ। तो उन्होंने जो लिख दिया है वो एक मतलब कोई उस तक पहुँच नहीं सकता जल्दी उस अदब में। तो मैं उसकी 4 लाइनें पढ़ना चाहती हूँ कि मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं,
तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं, गले मिलती हुई नदियाँ, गले मिलता हुआ मज़हब, इलाहाबाद में कैसा नज़ारा छोड़ आए हैं। आप ये देखिए कि इसमें अपने मुल्क की क्या मोहब्बत और कैसी समरसता है कि इंसान उसको भूल नहीं पा रहा। ये वही मुहाजिरनामा है जिसको पढ़ के पाकिस्तान में रहने वाले भारतीयों की आंखों में आज भी आंसू आ जाते हैं कि शायद उनको इस बात की निदामत है कि मुल्क का बंटवारा नहीं होना चाहिए। अब आप कह रहे हैं मुझसे मेरी गज़ल के बारे में, तो मैंने पिछले दिनों, क्योंकि मैं तो बहुत सॉफ्ट शायरी करती हूँ, जी। और कि एक दोस्त ऐसा भी मुझे परवरदिगार दे जो दोस्ती में दिन नहीं सदियाँ गुजार दे, गुजार दे। और मैं हूँ अगर गज़ल तो कोई मीर की तरह, फिर बन के आईना मेरी किस्मत संवार दे। ये एक बात मुझे जो शुरुआत से लग रही है, इसे मैंने सुना तो इतने नर्म ख्यालात और आज की सियासत में इतनी सख्ती, ये बैलेंस कैसे होता है? बैलेंस करना पड़ता है। ये बात सही है कि जब दिल और ज़हन में बहुत कुछ ऐसा चल रहा हो जो आसपास देख कर के अच्छा ना लग रहा हो, और उसके बाद आपका कलम हाथ में आए तो फिर आपकी उससे कुछ बहुत मासूम और बहुत नर्म निकले, तो ये भी अपने आप में एक वो है। लेकिन मुझे शौक़ था कि मैं, क्योंकि मेरी अपनी सोच बहुत एग्रेसिव नहीं है, मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूँ, बहुत जल्दी किसी की दुख तकलीफ़ देख करके मुझे, और यही मेरे पापा का भी था, सेम मिजाज। मुझे लोग कहते हैं कि आप शक्ल, सूरत, मिजाज सब में अपने वालिद की तरह हैं, तो ये बात बहुत सही सारी है। चीज़ें आपने पाई भी हैं, या बहुत सारे ऐसे तजुर्बे अभी चर्चा के दौरान जैसे आप बता रही थी, कई आपने देखे भी, शॉल वाला एक प्रकरण था। हाँ, बिल्कुल। मैं पहले उस फूल वाले प्रकरण की प्लीज़ बात प्लीज़। करूँगी कि मेरे रायबरेली में लॉन, घर के पीछे लॉन था और उसमें एक दरवाज़ा था जो पीछे गली में खुलता था। तो उसमें हमारी उधर रहने वाली कुछ चाची लोग थीं जो गैर मुस्लिम थीं, वो लोग पूजा करने जाती थीं। तो फूल पीछे जो बाउंड्री के गिर जाते थे उसको ले जाके बहरहाल पूजा में इस्तेमाल करती थी। ये बात पापा ने एक बार देख ली, तो उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि तुम सुबह रोज़ नमाज़ पढ़ने उठती हो तो उस लॉन का दरवाज़ा पीछे से खोल दिया करो कि कम से कम वो लोग आके आसानी से फूल लेकर के चले जाएं। अच्छा नहीं लगता ज़मीन पे गिरे हुए फूल वो लोग बटोर के ले जाती हैं। तो जब तक रायबरेली में मम्मी रहीं तब तक, ग़ालिबन 2003 या 4 तक रही हैं, 4 तक, तो वो मेरी पीछे लॉन का दरवाज़ा हमेशा खोला रहने दिया गया सुबह 4:30 बजे से लेकर कि वो लोग आके फूल लेके चले जाए। ये ठीक। उनका दर्द रहा है, वो इस तकलीफ़ को महसूस करते थे और उनके दिल में हर किसी के लिए मोहब्बत थी। अगर कोई उनको, ये बहुत से टीवी चैनल्स पे मैं देखती हूँ कि उनको बहुत फ़िरका परस्त और बहुत ये, वो बहुत नर्म मिजाज शायर रहे हैं। वो नर्म मिजाज शायर थे, इसीलिए उन्होंने माँ पे शायरी की, माँ से मोहब्बत की, माँ पे शायरी की, और वो ये कहते रहे कि मेरी माँ की हुई शायरी से अगर किसी भी ओल्ड एज होम की एक ईंट भी मैं खिसका सकूं तो मैं अपने आप को एक कामयाब इंसान समझूंगा। तो ये चर्चा आप लगातार सुन रहे थे और मेरा ख्याल है कि जल्दी आपकी बुक भी आने वाली है, हम जी, देखेंगे। इंशाल्लाह। तो कैसे एक साहित्य के साथ और सियासत के साथ वो सामंजस्य होता है, बहुत जल्द हम देखेंगे। एक शेर में कोट करना चाहूँगा, तो अब इस गांव से रिश्ता हमारा ख़त्म होता है, फिर आंखें खोल ली जाएं तो कि सब सपना खत्म होता है। ख़त्म होता है। हम बहुत सारे, मतलब बतौर मीडिया कर्मी तो हमें बहुत सारी चीज़ें हम कई बार कोट कोट भी करना करते हैं। पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कोई और महत्वपूर्ण बात जो आप शेयर करना चाहें, या फिर हम चर्चा को यहीं रोक सकते हैं अभी? मेरे पापा ने एक बात मुझसे एक बार अकेले में कही, ये बात कि हमने कहा पापा बहुत उदास अब रहते हैं, हालांकि बीमारी की तकलीफ़ में थे वो, कह रहे हैं बेटा मुझे एक दर्द रहता है। हमने कहा आप बताएं क्या तकलीफ़ है, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की तकलीफ़ हमेशा रहेगी मरते दम तक कि मैंने जिस हिंदुस्तान में आँख खोली थी मैं उस हिंदुस्तान में आँख नहीं बंद कर पाऊँगा। हमने कहा पापा इसका क्या मतलब है? कहने लगे मैंने उस हिंदुस्तान में आँख खोली थी जहाँ पर पूरे गांव में एक पंडित जी होते थे और वो सबके पंडित जी होते थे, हर मसले का हल लेकर हम सब लोग पहुँचते थे। एक मौलवी होते थे, उनके दरवाजे पर हर तबके, हर ज़ात, हर धर्म के लोग आते थे और अपने बच्चों को फूंक छुड़वाते थे। मैंने उस हिंदुस्तान में आँख खोली थी, लेकिन आज अफसोस फ़िरका परस्ती ने बहुत कुछ बदल के रख दिया है। और जब चर्चा भी हम यहीं पर रोक रहे हैं, लेकिन एक बात जो चूँकि मुझे याद आती है, भोपाल में लंबा अरसा काम करने के बाद वहाँ एक संबोधन है, कोखा, इस तरह से बातें बोली जाती हैं। तो बहुत पहले के अगर संबोधन का जिक्र किया जाए तो भोपाल में इसी तरह मिला जाता था कि कोखा पंडित जी, इस तरह के संबोधन, और वही शायद इस मुल्क की तासीर है। तो आज की ये चर्चा हम यहीं पर रोक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। सुमैया राना हमारे साथ जुड़ी हुई थी और आपने सियासत को करीब से देखा, शायरी की बातें भी हुई, बहुत बेहतरीन ये चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का भी रहेगा।